नमस्कार दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने हिंदी में जो व्याकरण है, संधि और उसके प्रकार, उसका वीडियो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम हिंदी में संधि और उसके प्रकार पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, हिंदी में और गुजराती में दोनों में संधि एक समान है और उसके प्रकार भी एक समान बताए गए हैं। तो अब हम उसके प्रकार इस प्रकार देखेंगे। संधि तो उसकी जो परिभाषा है, दो निश्चित अक्षरों के पास पास आ जाने के कारण उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। भाषा में संधि का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों का निश्चित नियमों के अनुसार मेल करना। शब्दों का यह मेल उनके अंत्य और आदि वर्ण को मिलाकर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। तो यहाँ प्रति शब्द का अंत्य वर्ण ई, त प्लस ई है और एक शब्द का आदि वर्ण ए है। व्याकरण के नियम अनुसार ई और ए मिलकर ये हो गया। तो इस प्रकार दोनों शब्दों की संधि से प्रत्येक शब्द बना। तो इस प्रकार हम संधि को देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ प्रत्येक जो शब्द है उसका संधि विग्रह देखकर समझने का प्रयत्न किया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है प्रति प्लस इक्षा यानी प्रतीक्षा। यहाँ ती यानी कि त प्लस ई के साथ बड़ी ई में संधि हुई है। यहाँ नियम के अनुसार ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई यानी दीर्घ ई बनता है। इस प्रकार दोनों शब्द मिलकर प्रतीक्षा शब्द बना। शब्दों की संधि और उसका विच्छेद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संधि विग्रह की जो क्रिया है वो संधि से बिल्कुल अलग है। विग्रह में हम संधि के कारण आए हुए विकार हटाकर संधि में जो जुड़े हुए शब्द हैं उनको उनके मूल रूप में लिखते हैं, यानी कि लिखा जाता है। संधि का संबंध संस्कृत के तत्सम शब्दों से है। हिंदी की वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला से बिल्कुल मिलती जुलती हुई है। तो दोस्तों, अब हम हिंदी की वर्णमाला के अनुसार वर्णों के आधार पर हम उसके प्रकार देखने का प्रयत्न करेंगे। उसके अनुसार वर्ण के दो प्रकार हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, यानी कि बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण होता है। व्यंजन तो जिनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर
और 33 व्यंजन माने गए हैं। दोस्तों, अब हम स्वरों के प्रकार को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ स्वरों के जो प्रकार है वो इस प्रकार देखे जा सकते हैं। उसमें जो पहला है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, दूसरा है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो तीसरा है उसे हम संयुक्त स्वर कहेंगे। तो इस प्रकार स्वरों के कुल 3 प्रकार माने गए हैं। अब हम देखें तो अ, ई, उ, रू, ये जो 4 ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद आगे देखें तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रू, ये जो है वो दीर्घ स्वर है। उसके बाद हम आगे देखें तो ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर हैं। अब हम व्यंजन के प्रकार देखेंगे तो व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इसमें हम पहला जो है स्पर्श व्यंजन देखें तो क से लेकर म तक के जो 25 व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को बोलते समय जब हम जीभ का यानी कि हमारी जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के दूसरे भागों को स्पर्श करता है, इसलिए हम उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे यानी कह सकते हैं। अब हम आगे का जो व्यंजन है उसके बारे में देखेंगे तो दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम देखें तो इस व्यंजन के अंदर हम जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का करते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन में हम देखें तो उसमें य, र, ल और व का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का है। जैसे कि हम अगर उच्चारण करें कि य, र, ल, व, तो हमें ये महसूस होता है कि इन स्वरों का उच्चारण करते वक्त हम स्वर और व्यंजन के बीच का इनका उच्चारण होता है। तो इसलिए ये जो वर्ण हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं। अब आगे हम देखें तो तीसरा जो व्यंजन है वो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में एक प्रकार की सुरसुराहट सी हो, यानी कि जब हम
इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में से एक प्रकार की गर्म हवा निकलती है, यानी कि सुरसुराहट सी होती है। तो इसीलिए ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो श, श, स और ह ये वैसे ही वर्ण हैं जिसे हम ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम इन वर्णों को अगर हम बोलते हैं, जैसे कि श, तो एक प्रकार की गर्म हवा मुंह से निकलती है। तो इस प्रकार हम इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। अब आगे देखें तो अनुस्वार और विसर्ग, तो इसके बारे में भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अंग, अ के ऊपर जो बिंदी लगाई है उसको हम अनुस्वार, और अ के पीछे जो दो डॉट लगे हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो हमें संधि के अंदर अनुस्वार और विसर्ग की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। दोस्तों, संधि को पढ़ने से पहले हम स्वरांत शब्दों को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। शब्दों के अंत में जो स्वर होता है उसके अनुसार स्वरों को अकारांत, आकारांत, ईकारांत, बड़ी ईकारांत, उकारांत, बड़ा उकारांत आदि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देकर हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो उसमें है महेश, भरत, राम, हीर आदि अकारांत है, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण करते वक्त पीछे अ का उच्चारण होता है। सीता, गीता, मोना, श्यामा आदि आकारांत है, क्योंकि इनके पीछे आ का उच्चारण होता है। रति, गति, पति, मति आदि ईकारांत है। मोती, चोटी, पोती, रोटी आदि बड़ी ईकारांत हैं। लघु, भानु, राहु, इंदु आदि उकारांत हैं। फूल, कुल, भूल, दुल आदि जो शब्द हैं वो उकारांत हैं। तो इस प्रकार हम स्वारांत शब्द समझने का प्रयत्न हमने किया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने संधि से पहले स्वर और स्वरांत इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मैं दूसरा इसका जो पार्ट है वो जल्द से जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।